हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई पवन गोस्वामी। देखिए बच्चों, हमारा ग्रामर का सेक्शन अलग चल रहा है। बच्चों की डिमांड पर आप लोगों के प्यार के लिए मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ हमारा कौन सा जो पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, यानी महत्वपूर्ण कहावत और मुहावरे। ये चीज आप लोगों को मैं बढ़िया से करवा दूंगा। और अगर कोई अपना साथी ग्रामर वाले सेक्शन को भी साथ में पढ़ना चाहे तो मेरे चैनल पर जाके वहां पर वो ग्रामर के वीडियो भी जो है बढ़िया से देख सकता है। चलो ठीक है। और ये देखिएगा, हमारे जो कहावत मुहावरे हैं जिनको आप इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स कहते हैं, ये कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। ये सभी बड़े एग्जाम में और बहुत अच्छा रोल इनका रहता है। जैसे रीट में L1 और L2। L1 में रीट में एक क्वेश्चन पक्का आता है। L2 सब्जेक्ट इंग्लिश में कम से कम 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये हमारा जो पटवार है, पटवार में कम से कम 2 क्वेश्चन बढ़िया से बनते ही हैं, तो ये भी आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है। इसके अलावा वीडियो में पिछली बार भी 3 क्वेश्चन आए थे। आई बात समझ में? तो कुल मिला के ये सभी टॉपिक्स, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करते क्या है कि कुछ बच्चे रट लेते हैं। देखो, रटने से काम नहीं चलता बेटा, ये आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। चीजों को सलीके से पढ़ना चाहिए। मैं आपको ऐसी आज जैसी क्लासेस 10 से 12 क्लासेस में इतना बढ़िया करा दूंगा कि आपका चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे पटवार का हो, चाहे ग्राम सेवक वीडियो का हो, सीईटी, एलडीसी हो, आरएस, एसएससी जैसे जिन भी एग्जाम्स में आते हैं उनमें ये रामबाण साबित होंगे। बस आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हर क्लास में रोज की तरह जैसे मेरा ग्रामर का सेशन होता है, आज भी अंत में आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी हाल ही में एग्जाम्स में आए हुए हैं। और मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसमें भी देख लें। जितने भी एग्जाम्स अभी हुए, इनसे पहले भी मैंने इडियम प्रोवर्ब्स डाले हुए हैं 400 के आसपास, उनके बाहर नहीं गया। और अब उनसे भी नए अपडेटेड आपको मैं कराऊंगा, उनके बाहर जाने की संभावना ना के बराबर होगी। ठीक है। कोई अपने पास फालतू की ट्रिक नहीं है। देखिए, ट्रिक्स एग्जाम सेंटर तक ही रहती है, बाकी भूल जाओगे। इसलिए चीजों को तरीके से पढ़ना सीखें। तो देखिए, बात करते हैं कहावत मुहावरे की। ठीक है ना। तो मैं आपको इन सब की पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा, तो अब आप जुड़े रहें लगातार। कोई भी चीज कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बात कर सकते हैं। और आज की क्लास की जो पीडीएफ भी है वो भी मैं चैनल पर आपको जो है अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। देखिएगा, सबसे पहले तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ऐसे आपको रोज के रोज कम से कम 20 से 25 रूटीन याद करने हैं। एक एक दिन पढ़ोगे तो ही बात बनेगी, क्योंकि नजदीकी अगले महीने 2 महीने में सभी आप लोगों के एग्जाम है। इस वजह से ये चीज आपको बढ़िया से ध्यान रखनी है। चलो, और याद करने का मतलब रटना नहीं है, मैं आराम से बताऊंगा, उसको सेंस करना, समझना कि ये क्या तर्क लेकर चलता है। फिर लास्ट में क्विज है कि आखिर आपको पता भी तो चले कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से, और कुछ नहीं करना इसके अलावा। आपको बस बिल्कुल एकाग्रचित होकर सुनना है। सिर्फ वोकैब ऐसे ही तैयार नहीं होती, और बच्चे इसकी वजह से ही रह जाते हैं। ग्रामर में मेहनत सब बच्चे जोरदार कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिस पे बच्चा ध्यान नहीं देता, और इसी वजह से एक दो नंबर से बाकी बच्चों से पिछड़ जाता है। तो चलिए अब बढ़िया से ध्यान दें। लिखने की कोई जरूरत नहीं, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, और आप लिखें तो सबसे सुंदर बात है। सबसे पहला है एक कहावत मुहावरा इंग्लिश का, टर्न अ डीफ ईयर। देखो, डेफ बोलते हैं इसको। डेफ का मतलब समझते हो? बहरा, जिसको सुनाई ना दे। तो ये कह रहा है कि कर लेना। टर्न वैसे मोड़ना भी होता है, करना भी होता है। क्या कर लेना? कान को बहरा कर लेना। ऐसा है बच्चे, आपको कोई कुछ बात कह रहा है और आप अपने कान को बहरा कर लेते हो, इसका मतलब समझते हो कि आप उसकी बात सुन नहीं रहे हो। तो ये पहला मुहावरा हमारा क्या रहेगा? टर्न यानी कर लेना, कान को ईयर को डेफ कर लेना। डेफ कर लेना का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल अनसुना कर देना।
भाई जैसे आपने कान को बंद कर लिया, ऐसे कह रहा है वो, तो इसका क्या तर्क निकलता है, पहले वो समझ लेते हैं कि कान बहरा कर लेना का मतलब है कि हमें कोई कुछ कह रहा है और हम क्या उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। आई बात समझ में? तो उसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, टर्न अ डेफ ईयर। अब जैसे अंग्रेजी में इसके अलावा भी आपको, ये तो हिंदी में हुआ, अब इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड मिल सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे टू डिसरिगार्ड, मतलब कि अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आप उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, उसको मतलब क्या है कि डिसरिगार्ड कर देते हैं, ध्यान मतलब कान ही नहीं देते वो क्या कह रहा है। जैसे मान लो हम कहीं बहुत मूड खराब होता है, घर वाले कुछ कह रहे हैं तो अपन कान बंद कर लेते हैं, तो एक तो डिसरिगार्ड करना मतलब उनकी बात को इग्नोर कर देना। आप चाहे तो रिफ्यूज टू ओबे कर ले। रिफ्यूज टू ओबे का मतलब समझते हो बच्चे? रिफ्यूज यानी मना करना, और ओबे मतलब मानने से मना कर देना, या नेग्लेक्ट कर देना। नेग्लेक्ट मतलब भी एक ही, सबका बेटा एक ही मतलब है, ठीक है ना। जैसे ये आ गया टू पे नो हीड, हीड मतलब ध्यान, ध्यान ना देना, इग्नोर कर देना। भाई जैसे आपको कोई काम करना नहीं है तो चाहे कोई कितना ही कह दे, आप अपने कान को क्या कर लोगे, डेफ। तो ध्यान रखो, टर्न ए डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना, ठीक है, ध्यान ना देना। आप इनको हिंदी में लिख सकते हो कॉपी में, आप ये कह सकते हो अनसुना करना, या आप कहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इग्नोर भी एक हिंदी में शब्द है, या आप ये कह सकते हैं ध्यान ना देना, ध्यान ना देना, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, सिर्फ इसको नॉर्मल पढ़ना, रटने से नहीं होगा, ये आप कोशिश करके देख लीजिए। तो ये था हमारा टर्न अ डेफ ईयर, यानी ध्यान ना देना, ठीक है, सुनना है सिर्फ आपको। अगली बात पर चलते हैं बच्चों। अगर कान को बहरा करने का अर्थ अगर ये है, तो टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी आंख को अंधा कर लेना। इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि आंख को अंधा कर लेना का मतलब क्या हुआ, वही जो कान में लागू था, आंख बंद कर लेना। जैसे अपन कहीं बैठे हैं, हमारे सामने कोई घटना घटी, हमने ध्यान नहीं दिया, तो कोई हमसे क्या कहेगा, आंखें फूट गई थी क्या, आंखें बंद थी क्या तेरी, बस वही है। तो सेम है दोनों, सेम है दोनों। आई बात समझ में? जैसे इसने अनसुना कह दिया, तो ये हिंदी में क्या कह देगा बच्चों, अनदेखा करना, अनदेखा करना। कह दोगे हमें तो नहीं पता भैया, हमें तो नहीं पता, मना कर देते हैं। जैसे क्या कह दिया, टू इग्नोर, मिलता जुलता एक ही बात है, टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी, कि मना कर दिया, भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरी तो आंखें बंद थी, ऐसे। या फिर टू इग्नोर समवन, कोई सामने से निकला और आपसे पूछा तूने देखा क्या उसको, तो कहते मुझे नहीं पता, तो ये क्या है, तो वो क्या कहेगा, आंखें फूट गई थी क्या तेरी। तो ध्यान रखो, जैसे टर्न अ डेफ ईयर है, वैसे ही टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब वही है कि आप अनसुना कर दो, ठीक है, अनदेखा कर दो, सेम है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में कोई एक आधा शब्द थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको रटा नहीं जा सकता, ये बात आप याद रखें, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इनको सिर्फ एक बार नॉर्मली नजर से निकालना है, पर ध्यान रखना है कि इसका सेंस क्या निकलता है। रट के नहीं होगा बच्चे, सेंस देखो कि इसका सेंस क्या बनता है, और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमारे लगभग 200-250 करवाऊंगा, आप उनको एक बार दिमाग में बैठा लें, जरूरत नहीं पड़ेगी 100-100 200-200 रोज के पढ़ने की। आगे चलेंगे, अ रेड लेटर डे, एक लाल अक्षरों का दिन। ये इस कहावत मुहावरे का क्या अर्थ है, देखो रेड लेटर डे का मतलब है, जैसे कि मान लो किसी का कोई घर पे प्रोग्राम होने वाला है, आई बात समझ में, तो उसका क्या है कि कार्ड छप रहा है लाल अक्षरों से, यानी बहुत खुशी का समय हो रहा, कोई बहुत बढ़िया। भाई कार्ड वार्ड अपन कब छपवाते हैं, जब कोई हंसी खुशी का मौका आने वाला हो, तो याद रखो, और डे से भी याद रख सकते हो, डे से भी याद रख सकते हो, आई बात समझ में, कि ऐसा दिन जो हमारे लिए लाल अक्षरों में लिखा जाए। और लाल अक्षरों में कौन से दिन को मेंशन करेंगे, जो थोड़ा विशेष हो। देखो क्या कह रहा है, एन इम्पोर्टेंट डे, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, या अच्छा दिन, प्लीजेंट यानी सुकून देने वाला दिन, या फिर आप कह सकते हो खुशियों भरा दिन, या फिर वेरी स्पेशल डे। यानी अ रेड लेटर डे का मतलब क्या हुआ, ऐसा दिन जो हमारे लिए बहुत विशेष हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, या बहुत ही खास हो, मतलब खुशवार हो,
तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो अच्छा या महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। रटना नहीं है, ध्यान रहे, सिर्फ सुनना है मेरी बातों को। लास्ट में अपनी क्विज में अपने को पता चल ही जाएगा कि भाई हम कितने पानी में। आपने बरसों बरस रट के ट्रिक लगा के देख ही लिया है, अब थोड़ा मेरे तरीके से भी बढ़कर चलो। तो ये हमारे हो गए 3 भाई। कान बंद करना, अनसुना कर देना, आंखें बंद करना, अनदेखा कर देना। अब बात कर रहा है रेड लेटर डे। डे मतलब दिन, और रेड लेटर यानी विशेष दिन जो अलग या अनोखे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। अब चलते हैं आगे 3 नंबर पे, सॉरी 4था नंबर। इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग यानी लंबा चल के। भाई देखो क्या है, कोई व्यक्ति जब कहीं जा रहा हो तो लंबा चल के यानी अंत में, भाई जब वो लंबा चल जाएगा तो अंत में। तो इन द लॉन्ग रन यानी जब लंबे समय तक वो चल जाएगा तो अंत में कभी ना कभी तो उसको मंजिल हासिल होगी। तो याद रखो, इन द लॉन्ग रन यानी लंबा चलने के बाद अंत आ जाता है, ठीक है। इसी वजह से ध्यान रखना, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है भाई दूरी से संबंधित, आप समझ पा रहे हैं। तो इवेंचुअली और अल्टीमेटली, जिसको आप एक अंग्रेजी शब्द आप बहुत जाना पहचाना समझते हो, क्या समझते हो? फाइनली। अरे बेटा अंत में, आखिरकार, आखिरकार। आई बात समझ में? भाई आप है ना आखिरकार कह दो या अंत में कह दीजिए। देखो जैसे जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ऐसा कंटेंट निकाल के लाऊंगा आपको कि एग्जाम यहीं से बन के आएगा, आपको ये विश्वास हो जाएगा, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या हुआ? अंत में। आप लगातार जुड़े रहेंगे तो अंत में आपको भी सफलता मिलेगी। उस समय याद आएगा कि हमने कैसे मेहनत की है, पर मेहनत तरीके से होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही लाखों लिख लेंगे नोटबुक में, कुछ नहीं होना बेटा। लाखों याद ना तो रहने हैं ना कोई बात। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंत में या। और सवाल कैसे आते हैं ये चिंता छोड़ दें, आपको इसी वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन भी, आप तो मैं ये कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस ही रिपीट हो जाएं, इतना मेहनत करके आपके लिए कंटेंट में लेकर आऊंगा। चलो अगला बढ़ते हैं। तो ये इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या हुआ? आखिरकार, अंततः, फाइनली, इवेंट, एक ही मतलब है तीनों का। अगला चलते हैं बच्चों, अगला है गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है। चलो, गिफ्ट ऑफ द, गिफ्ट का मतलब तो तोहफा। किस चीज का तोहफा? गैब। देखो बच्चों, गैब का मतलब होता है गप, गप मारना, गप सप कहते हैं जिसको, बकवास करना, है ना। तो देखिए गिफ्ट ऑफ द गैब का क्या मतलब है, यानी कोई आदमी को ऊपर वाले की तरफ से गिफ्टेड होती है कैसी आदत? बकवास, गप सप करने की, बातें करने की, लगे रहो। मतलब आपने देखा होगा कोई आदमी नॉन स्टॉप बढ़िया बोल लेता और झूठ को भी इतना बढ़िया बोल लेता, अगले को लगता है अरे भाई साहब ये सही कह रहा है। तो ठीक वैसा ही होता है गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी बोलने की कला, बोलने की कुशलता। अंग्रेजी में देखते हैं द एबिलिटी मतलब योग्यता, टू स्पीक इजीली, बढ़िया से कोई चीज को बोलने की योग्यता, अच्छे से बोल लेता हो। या फिर देखिए आगे, यहां ये थोड़ा सा हट गया है, एंड कॉन्फिडेंटली। क्या मतलब हुआ? कॉन्फिडेंटली का मतलब हुआ आत्मविश्वास से, मतलब बकवास करने की कला। यार देखो गिफ्ट का मतलब तो ऊपर वाले का गिफ्ट है, और किस चीज का गिफ्ट हो किसी के पास? बकवास करने का। इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू स्पीक, यानी बहुत बढ़िया बोलने की कला होना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब भी गिफ्ट ऑफ द गैब का मामला हो तो आएगा इसका क्या? द एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। ये जब पीडीएफ मिल जाएगी इसको आप बढ़िया से देखते रहें, कोई डाउट नहीं है। अगला पढ़ते हैं। देखिए सिर्फ बातों को ही अच्छे से सुन लीजिए, अपना काम बन जाएगा, कहीं अलग से परेशान विचलित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये पक्का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला कौन सा है देखिएगा, अगला कौन सा है, आगे बढ़ते हैं, इनको हटा के ये चीजों को साथ के साथ आप समझते जाएं। अगला लिखा है हमने अ हार्ड, हार्ड मतलब कठोर। नट समझते हैं? नट का मतलब जैसे अपन आमतौर पर ले लेते हैं अखरोट। क्या ले लेते हैं? अखरोट। अखरोट वैसे भी क्या होती है? हार्ड। किस चीज में हार्ड होती? क्रैक, तोड़ने में। तो अखरोट जैसी कोई चीज जो तोड़ने में क्या हो? बहुत हार्ड। इसका मतलब होता है ऐसा काम जो कैसा हो? हार्ड हो। हार्ड का मतलब समझते हो? बहुत मुश्किल। तो आप ऐसे मीनिंग जमा लो बेटा रटने से,
ट्रिक नहीं काम आएगी बच्चे। मेरा इतने वर्षों का अनुभव है, बहुत बच्चों का काम बनाया है मैंने। मैं कोई गलत सलाह नहीं दूंगा कि ट्रिक बना लो, ये बना लो ना। बस चीजों को ध्यान से सुनो, और लास्ट में जब मैं सवाल पूछूं वो सारा ध्यान, मैं कोई बहुत लंबी लंबी बातें नहीं, अपने सिंपल सादा कंसेप्ट है। आपको लगे कि कोई ट्रिक करवाते हैं तो आप ट्रिक करके देख लें, एक बार एग्जाम दे के देख लेना, आपकी खुद की ट्रिक हो जाएगी। आप ट्रिक से रोल नंबर से, मतलब आपकी जो पीडीएफ होगी रिजल्ट वाली, उसी ट्रिक से आपके रोल नंबर उस पीडीएफ से गायब हो जाएंगे। इसलिए कोई फालतू की बात नहीं। तो हार्ड नट यानी कठोर अखरोट तोड़ने में, यानी अ प्रॉब्लम दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, डिफिकल्ट टास्क, यार सीधा सा बात, एक ऐसी समस्या जो बहुत ही मुश्किल है, किस चीज के लिए, जिसको सुलझाना नहीं हो पा रहा है। ये वैसे उस व्यक्ति के लिए भी आ सकता है, आगे लिखा हुआ आपको मिल जाएगी पीडीएफ, कि ऐसा व्यक्ति जिसको समझना मुश्किल है। अपन देखते हैं कई आदमी यार सामने कुछ और पीछे कुछ और, तो ये आदमियों को समझना मुश्किल है। तो मुश्किल काम, मुश्किल व्यक्ति, वो हमारे लिए कैसा होता है, जैसे एक कठोर अखरोट, अखरोट को क्या करना, तोड़ना। तो याद रखो, अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य, परेशानी भरा कार्य, डिफिकल्टी भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे ध्यान रखना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को पूरा ध्यान रखना, ठीक है। और हिंदी वाला जो मामला है ये आप बढ़िया से दिमाग में जमाते हुए चलें, घास नहीं काटना। देखो ये बात आप बढ़िया से ध्यान रख लो। और मेरी मेहनत का पता कब चलेगा, जब आपका रिजल्ट चीख चीख के लोगों को कहेगा कि इन्होंने किसी सोबर व्यक्ति के साथ पढ़ाई की है, घास नहीं काटा है। सुनते जाएं बढ़िया से एक एक चीज को, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला अपना कौन सा है बेटा, अ वाइल्ड, वाइल्ड यानी जंगली। गूज क्या होता है, हंस, बतख, इस टाइप का जंगली हंस, हंस कह सकते हैं। बतख पक्षी होता है। और चेज आप जानते हो पीछा करना, तो जंगली हंस का पीछा करना। बेटा अपन को पता है कि हम पक्षियों का पीछा कर नहीं सकते, और कर भी लिया तो कुछ हासिल, आप खुद सोचो, चिड़िया के पीछे भाग रहे, चिड़िया तो 7 जन्म में हाथ नहीं आनी आपके। तो ये ठीक वैसा ही है कि एक जंगली हंस का पीछा करना यानी व्यर्थ की कोशिश करना, मतलब जो चीज हासिल नहीं हो सकती, जो है ही नहीं, उसको पकड़ने की कोशिश करना। भाई जैसे मान लीजिए आप लोगों को कह दिया कि जा उस चिड़िया को पकड़ ले, चिड़िया उड़ती है, तुम दौड़ते हो, तुमसे गाय पकड़ में नहीं आए, चिड़िया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है व्यर्थ प्रयत्न करना, ऐसी कोशिश करना जिसका कोई फल नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रहे, वाइल्ड गूस चेज का मतलब है व्यर्थ प्रयत्न करना। हिंदी में आप लिखते चलें, ठीक है, व्यर्थ प्रयत्न करना। जिसको पता है कि फेल होगा मामला, लेकिन फिर भी, जैसे कुछ बच्चे सीरियसली पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, बस इधर उधर स्क्रॉल कर लिया, ये कर लिया, तो वो क्या कर रहे हैं, वाइल्ड गूस चेस, यानी बिना मतलब के प्रयत्न, जबकि पता है फेल होना है, क्योंकि ईमानदारी जब नहीं है काम में तो पास कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ, अ सर्च दैट इज कंप्लीटली अनसक्सेसफुल, उनको ऐसी तलाश जो पता है कि क्या होने वाली है, असफलता की ओर, या फिर वेस्ट ऑफ टाइम, या फ्यूटाइल, फ्यूटाइल भी मतलब बिना कोई फल का, फ्रूटलेस जिसको अपन कह सकते हैं। तो ये आप बढ़िया से ध्यान रखना, मीनिंग को समझ लो बच्चों, कुछ नहीं है इनमें अलग से, रटने जैसा कुछ नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम। लिखा हुआ है वंस इन अ ब्लू मून, देखो ब्लू मून यानी चंद्रमा नीला, जो कि एक ही बार, देखो चंद्रमा नीला कब दिखाई देता है, बहुत वर्षों में, जैसे 1883 में एक बार ऐसा हुआ कि नीला दिखाई दिया। ये संदर्भ लेना है, मैं कोई जीके नहीं पढ़ा रहा हूं। तो ब्लू मून जब क्या है कि डस्ट टाइप का कुछ हो जाता है, तो चंद्रमा थोड़ा ब्लूइश दिखाई, और बहुत वर्षों में कभी कभी होता है ये। आप ऐसे समझ लो ईद का चांद, ईद का चांद जो बहुत कम दिखाई देता है, तो वैसे ही चांद से याद कर लो कि ब्लू मून भी बहुत कम, कोई कभी कभार। तो इसका मतलब होता है नॉट वेरी ऑफन, यानी जो बहुत कम बार होता हो, वेरी रेयरली, बिल्कुल ही दुर्लभ। जैसे आप अपने घर वालों को बहुत ही रेयरली पढ़ते हुए दिखते होंगे, तो वो भी चीज क्या है, वंस इन अ ब्लू मून, यानी जो चीज बहुत दुर्लभ हो, ठीक है ना, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, बहुत दुर्लभ। हिंदी में आपको मैंने कह दिया ईद का चांद होना उसके जैसा है। तो ये आप बढ़िया से जमा लेना, चंद्रमा, चांदमा से याद रख लेना, चंद्रमा से, कि बहुत कम बार जो चीज होती है उसके लिए आता है। इनके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं, तसल्ली से इनको पढ़ना है। आगे बढ़िएगा,
और अपन हर कोई सा नहीं पढ़ेंगे, अपना अनुभव इतने वर्षों का जो है वो आपके साथ है, परीक्षा में निराशा नहीं होगी। ठीक है, अब देखो अगला है टू स्मेल। स्मेल का मतलब गंध आना। अ रैट, चूहे की। भाई अपने घर में चूहा मरते ही पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही उसकी बदबू आने लगती है अपने को पता चल जाता है। तो ये इसका तात्पर्य क्या वो सुनो। जैसे ही हमारे साथ कोई गद्दारी होने वाली होती है, कोई धोखा होने वाला होता है, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा सा क्या लग जाता है पता। मैं मान लिया शुरू में नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे माहौल से हमें ये बात इशारा तो मिल ही जाता है कि कुछ ना कुछ तो सस्पेक्ट, यानी हमें महसूस होने लगता है कि या तो हमारे साथ कोई ट्रिक कर रहा है या फिर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा, कोई चालबाजी। जैसे नहीं बोलता कुछ तो गड़बड़ है दया, वो स्मेल है रेट, यानी उनको बू आने लगती कुछ तो गड़बड़ है। जैसे डिटेक्टेड, पता लग जाना, समथिंग रॉन्ग, कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो स्मेल रेट का मतलब ये नहीं है कि चूहे की बू आना, पर वो है संदर्भ वही है कि हमें कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा है। इसलिए टू स्मेल रेट का मतलब है अंदेशा होना, किसी गलत काम का होना या फिर हमारे साथ धोखा होना। तो ये भी बढ़िया से याद रखें, और ये बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आगे देखिएगा, द ब्लू का यहां संदर्भ है आसमान से, और आसमान से क्या या बोल्ट। वैसे तो बोल्ट क्या कहते हैं, ये जो पेच होते हैं ना, पेच कसते हैं, उसको बोल्ट अपन बोलते हैं। लेकिन ये कहां से आया है, ये आया है आसमान। अब आसमान से बोल्ट, यार एक बात हो, आप बढ़िया मस्त बैठे हो आराम से, अब आसमान से बोल्ट गिर गया, तुम्हारी तो दुनिया ही उजड़ गई, सब कुछ मामला बिखर गया। वैसे यहाँ बोल्ट का, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है कि अचानक तूफान का ना, मतलब आसमान तो आपका एकदम साफ नीला दिख रहा है, फिर अचानक क्या आ गया, तूफान आ गया। यानी याद रखो, किसी अचानक किसी चीज का हो जाना। जैसे क्या लिखा हुआ है इसमें, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, कुछ ऐसा हो जाना अचानक जो एक तो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब आपने उसकी कल्पना ही नहीं की थी, और वो बुरा भी है, अच्छा नहीं है। अचानक नौकरी में सिलेक्शन हो गया ना, ये तो सही, ये सही सेंस हो गया, गलत सेंस में। या फिर समथिंग इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल, यानी मतलब ऐसी कोई चीज अचानक होना, अचानक हो जाना जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या हुआ, अचानक आया हुआ संकट। अचानक क्यों, क्योंकि आसमान तो ब्लू बिल्कुल साफ है, अचानक वहां से बोल्ट आ गया, तो ये अचानक आया हुआ संकट क्या कहलाता है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आगे बात करते हैं बच्चों, देखो ये लिखा हुआ ना इसमें, समथिंग इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेडली, अ सडन कालमिटी। सडन यानी अचानक जो विपदा आ जाती है, तो इनको सिर्फ पढ़ना है, ये रटे नहीं जा सकते। आप किसी से भी अनुमान कर लेना, चाहे तो खुद पर ही प्रैक्टिकल कर लो इनको समझ के। मैं कह रहा हूं मेरे वीडियो रोज सिर्फ सुन भी लोगे ना, तब भी मजा आ जाएगा एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए फिर अपना आगे है, अपने लास्ट में देखिए कहां तक हो चुका है, 10 तक हो चुका है। अब चलते हैं अगला हमारा 11 नंबर से। चलिए, बीट। बीट का मतलब समझते हैं, चूक जाना। बीट का मतलब क्या होता है, चूक जाना। जैसे बॉल आई, बैट्समैन बैट लेके खड़ा है, तो बॉल के लगाने की कोशिश की, लेकिन वो बीट हो गया, मतलब चूक गया। तो बीट यानी चूक जाना। ठीक है, किससे चूक जाना, अबाउट या अराउंड में से कोई भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। बुश का मतलब, वैसे तो बुश का मतलब झाड़ी होता है, लेकिन यहां संदर्भ ले रहा है टारगेट से। टारगेट से चूकना, इसका मतलब क्या होता है वो समझाता हूं मैं। बीट अबाउट भी हो सकता है, अराउंड भी हो सकता है, यानी आपका जो लक्ष्य, जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट से वो क्या कर रहे हैं, वो भटक रहे हैं। मेन पॉइंट से क्या कर जाना, भटक जाना। थोड़ा आपके लिए मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप स्पष्ट देख पाए। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीट हो जाना, मतलब कि भटक जाना या चूक जाना, जो मेन लक्ष्य है हमारा, मेन पॉइंट से। अब देखो, जैसे मान लो आपने किसी दोस्त को पैसे दे रखे हैं, ठीक है, 100 500 जो भी अपनी हदों के हिसाब से। अब वो कई महीनों से लौटा नहीं रहा, ये तो आपको पता है, अच्छा अनुभव है इन चीजों का आपको। अब वो जब लौटा नहीं रहा है, तो आप उनके पास में जब जाते हो पैसे लेने या कॉल कर देते हो, तो वो सब कह रहा है, मम्मी ये कर रही है और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, लेकिन बंदा पैसे की बात नहीं कर रहा। यानी जो झाड़ी, जो मेन पॉइंट है उसकी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको देने नहीं है। तो ठीक वैसे ही कैसी बात करना,
घुमा फिरा कर, मुद्दे से हट के, मुद्दे से चूक जाना, यानी मेन पॉइंट जो उसकी बात, ये नहीं बोल रहा कि भाई पैसे दूंगा नहीं दूंगा कब दूंगा, अगले महीने मेरी बहन की शादी है मैं ये कर रहा हूं, अरे भाई मेरे पैसे के लिए फोन कर रहा हूं, तो वो मुद्दा कहां चला गया। तो बिल्कुल वैसा ही बीट अराउंड या अबाउट द बुश का मतलब होता है डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, यानी मेन मुद्दे पर तो नहीं आना, उसके अगल बगल की बातें कर ली सारी। या फिर अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी जो मेन टॉपिक है उसको क्या कर लेना, अवॉइड कर लेना। अवॉइड का मतलब समझते, ध्यान नहीं देना, कि जो मेन मुद्दा उसको ध्यान ही नहीं दिया। तो ये बढ़िया से ध्यान रखना, ठीक है। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर का मतलब समझते हो, घुमा फिरा के बात करना। क्लियर है ये चीज। तो जब भी आ जाए बीट अबाउट या बीट अराउंड द बुश का मतलब है मेन मुद्दे से हटके फालतू की बातें करना। सुनना ही काफी है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, सीधा इलाज करेंगे प्रश्नों का, पर समझना देखो जरूरी है बच्चे। आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे, थोड़ा और आपके लिए जूम कर देता हूं। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है, क्या लिखा है, ब्लो। ब्लो का मतलब होता है वैसे फूंक मारना, ऐसे फूंक मारना, ब्लो, ठीक है। और किस में फूंक मारना, वंस यानी खुद की अपनी ट्रम्पेट। ट्रम्पेट समझते हो, ट्रम्पेट का मतलब होता है वो जो तुरई आती है ना, जो पूंपाड़ी टाइप की बजाते हैं, उसमें खुद की में हवा भरना, दूसरे चाहे मरो। ये ऐसा संदर्भ देता है कि अपनी ही पिंपोड़ी बजाना, अपनी ही तुरही बजाना, यानी अपनी अपनी गा रहा है, अगले भले ही उन अगले चाहे कुछ मतलब हो कि नहीं, ये अपनी ही शुरू चालू कारोबार बिखर गया। जैसे आपने देखा होगा किसी दोस्तों के ग्रुप में एक व्यक्ति, किसी एक की आदत होती है, आते ही वहां फैल जाता है, अपनी अपनी चालू। दोस्त कह रहा है यार घर में समस्या हो रही है, ये हो रही, अरे वो अपनी चालू, मैं आ रहा था रास्ते से, उधर एमएलए साहब की गाड़ी आ रही थी, उन्होंने देखते ही मुझे रोक लिया, कह रहे साहब कहाँ जा रहे हो, मतलब खुद की उपलब्धियां, अगले को बेचारे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये चालू हो गया, खुद की पिंपोड़ी बजा रहा है। देखो कि ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब है कि खुद की ही पिंपोड़ी बजाना, खुद की तुरही, टू टेल पीपल अबाउट योर अचीवमेंट्स, यानी खुद लोगों को बताना अपनी उपलब्धियां, खुद की चालू, मैंने ऐसे किया वैसे किया, बेचारे अगले सुनी ने क्यों तपा रहा है उनको। प्रेज वन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना। एमएलए रुक जाता है मेरी गाड़ी देख के, भले ही जानता एमएलए के ऑफिस का कोई झाड़ू पोंछा वाला भी नहीं। टू बोस्ट, बोस्ट यानी डींगे हाँकना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना हिंदी में एक है। तो टू बोस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट्स, खुद की जितनी भी उपलब्धियां, चाहे वो इतनी सी, उसको भी उसे बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो याद रखो, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है लोगों को अपनी उपलब्धियां बताना, खुद की ही पिंपोड़ी बांसुरी बजाते रहना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगला है हमारा बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखो फिट यानी ऐसा समझ लो, ऐसे तो फिट का मतलब स्वस्थ भी होता है, तो फिट मतलब रुक गया, स्टार्ट्स यानी फिर चालू हो गया, फिर रुका फिर चालू, फिट रुकना, स्टार्ट चालू होना, रुकना चालू होना, रुकना चालू होना। तो बाई फिट्स या स्टार्ट्स का मतलब है जो काम रुक रुक कर चलता है। कैसे, कभी फिट हो गया फिर चल गया, फिर फिट हो गया, तो रुक रुक कर चलने वाला। जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई में ये करते हैं, रेगुलर पढ़ाई नहीं करते। मैं कह रहा हूं मेरे जो ये वोकैब है इस पे रेगुलर काम करो आप। अगर रेगुलर काम नहीं करेंगे तो ग्रामर दुनिया पढ़ रही, तुम भी पढ़ लो, सिलेक्शन कहां से होगा। बच्चे दिन रात लगे पड़े हैं। हाँ ये बात है कि वो तरीके सही होने चाहिए, केवल ट्रिक से नहीं, ट्रिक आपकी 2 दिन में फेल हो जाती है, समझ के पढ़ा हुआ कभी फेल नहीं होता, ये बात याद रखना। आपको लगता है कि नहीं है काम की बात, तो एग्जाम के बाद मिल लेना, मेरा चेहरा ज्यादा सुंदर लगेगा। आगे आ जाइए, तो क्या कह रहा है, इरेगुलरली यानी कोई चीज अनियमित, इंटरमिटेंट एक ही चीज है अनियमित, स्पोरेडिक भी वही है, छितरा हुआ मतलब रेगुलर नहीं होता, सेम ही मतलब है। ऑफन जो कि अक्सर रुकता है फिर चलता है, रुकता है चलता है, जो लगातार नहीं हो। कितने ही अंग्रेजी के शब्द देख लो, बात एक ही है, जो चीज अनियमित रूप से चलती है। आप नोटबुक में हिंदी जरूर इनकी मेंशन कर लेना, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो हिंदी समझना जरूरी है। मैं बोलते जा रहा हूं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, फिर अगला है बाई लीप्स एंड बाउंड्स।
देखो ये तो फिट्स एंड स्टार्ट था, रुक रुक कर चलना। ये लीप यानी छलांग मार मार के, बाउंड यानी सीमाएं पार करते हुए, छलांग लीप, लीप यानी छलांग मारना। अब अगर कोई आदमी नॉर्मल नहीं चल रहा, छलांग मारते हुए चल रहा है, तो दिन दुगना रात चौगुनी गति से छलांग मार मार के चल रहा है। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है रैपिडली, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत तेजी से, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति बहुत अच्छी गति से जो है सफलता हासिल कर लेते हैं, ठीक वैसे ही तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत वेरी क्विकली, रैपिडली, एक ही चीज है, बहुत तेजी से। आप हिंदी में भी लिखना चाहें तो बहुत तेजी से। आप हिंदी का वो कहावत मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, दिन दूना रात चौगुना, तो वो लीप यानी छलांग मार मार के चलना। चलते हैं आगे अगली बात पर, ठीक है बेटा। इनको इसके अलावा संसार में दूसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ, आप अगर इनको ही बहुत बेहतर से करना चाहें तो एक तरीका है कि इनको आप रेगुलर मेरे साथ लिख भी लें। मैं लाखों पूरी किताब नहीं छपाऊंगा, मैं तो वो कह रहा हूं कि बस 200-250 मेरे साथ रहकर कर लो। परीक्षा में चेहरे पर मुस्कान ना आए तो कह देना। लोग लाखों पढ़ रहे हैं बेटा, सिर्फ पढ़ने से बात नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनो इनको। इसलिए मैं वो कैब लेकर आया, नहीं तो मैं तो मेरा ग्रामर से भी काम चल रहा, पर मैं जानता हूं बच्चा लापरवाही करता है। आगे देखो, अगला है थ्रू यानी में से, थ्रू यानी में से, मोटा पतला। अब देखो क्या है इनका मीनिंग बताया, अब सेंस निकालता हूं। मोटी हालत पतली हालत में से, देखो आपने सुना होगा कि हालत पतली कर दी यानी बुरा समय, थिक मोटा यानी अच्छा समय। भाई एक चीज बताओ, जब अच्छा समय चल रहा होता है तो अपन मोटे रहते हैं आराम से, खूब, कोई टेंशन नहीं है। और जब ये वक्त बुरा चल रहा है तो अपनी स्थिति क्या हो जाती है, पतले, सूख जाते हैं मामला, मतलब बगल से बस भी निकल रही है तो बंदा गिर रहा है। तो कैसी भी स्थिति हो, चाहे चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, इन सब में, इन सब से होकर गुजरना कह दो, या इन सब में हमें सपोर्ट करने वाला जैसे हमारी माँ और पिता, चाहे हम किसी भी हालत में हो, कितनी ही अच्छी कितनी ही बुरी हालत में क्यों ना हो, माता पिता हमारा साथ नहीं छोड़ते। बाकी यार दोस्त सब चले जाते हैं आते रहते हैं, वो नहीं, माता पिता जैसे क्या रहते हैं हमारे, थ्रू थिक एंड थिन। चाहे हमारी हालत बढ़िया हो चाहे खराब हो, वो हर वक्त आपको क्या करते हैं, सपोर्ट। तो इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, सहायता देना, किसमें, सभी परिस्थितियों में। सरकमस्टांसेस का मतलब क्या हुआ, सभी परिस्थितियों में साथ देना, कैसी हो, चाहे वो अच्छा समय हो और चाहे बुरा समय। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छी और बुरी सभी परिस्थितियों में जो साथ दे, जो साथ रहे हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे रटंत विद्या से नहीं, इनके तर्क समझो, और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आए हुए आपको ये जो है दिखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग भी जो है घास नहीं काटें, तसल्ली से पढ़ते जाएं। इनकी पीडीएफ मेरे चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, और चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। जितना बढ़िया मेहनत करेंगे मैं इनको भी सुधार करते जाऊंगा, आप चिंता मत करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एट द 11th आवर, देखो एट का मतलब पर, आवर यानी जो बजते हैं घंटा, और 11 यानी 11वां। देखो किसी के अपन ने कहा 12 बजने वाले हैं, यानी 12 बजने पे मामला खत्म। ये कब की बात आई है, 11वें की, यानी अंत नजदीक है, मामला खत्म होने वाला ही है उस समय। एट द 11th आवर का मतलब क्या, 12 दिन होते भाई, 12 घंटे होते हैं पूरे दिन में, फिर वो रात, भाई 12 घंटे का अंधेरा समझ लो। तो अपने पूरे 12 को ही मानते हैं, फिर वापस 12 घंटे चालू हो जाते हैं, ट्रेन तो है नहीं अपनी कोई। तो जो 11वें आवर में, 11वां आवर कौन सा हो गया, बिल्कुल एन वक्त पर। आपने देखा होगा कई बच्चे साल निकल गया, वर्ड मीनिंग एक नहीं पढ़ी है, ग्रामर के पीछे पढ़े, जबकि पता है वर्ड मीनिंग के बिना दुकान बंद हो जाएगी। तो जब पेपर आने वाले थे होते हैं, 5 दिन पहले किताब लाएगा वर्ड मीनिंग की, वो 1 किलो के लिए आता है, वो उसकी औकात से बाहर है बेटा। तो इसलिए अभी से ही निरंतर करो इनको, दूसरा कोई इलाज नहीं। आप घूम फिर लो, रिसर्च कर लो, घूम फिर के वापस मुझे देख लेना, बिल्कुल बेफिक्र। लाखों बच्चों को सेट किया है मैंने, आपका भी नंबर बनेगा, पर देखो मेरे साथ आपकी भी मेहनत जरूरी है। तो 11th आवर का मतलब है लास्ट मौके पर, हालांकि बहुत लेट हो चुका, आपको पता है 11वां घंटा 12वां तो आने वाला है, तब भी इन द एंड या एट द एंड, यानी बिल्कुल लास्ट मौके पर, ठीक है ना, एन टाइम पर, एन वक्त पर, कि हम वहां कब जाने ही वाले थे तभी, तो वो एन वक्त पर को अपन क्या कहते हैं, एट द 11th आवर। आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है, एक एक चीज को बड़े गहराई से सुनो। अगला है इन द निक, निक का मतलब भी बेटा किनारा ही होता है, ध्यान रखो, एक ही शक्ल के हैं लगभग दोनों।
इन द निक ऑफ टाइम, मतलब कि जैसे ही टाइम खत्म होने वाला था उसके किनारे पे बिल्कुल, अब टाइम होते ही वो मामला बिखर जाता है। जैसे एग्जाम सेंटर पे आप जाते हो एग्जाम देने, तो पता है कि भाई जैसे 9:30 बजे एंट्री होगी, 9:30 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, तो वो 9:30 बजे क्या कहेंगे, निक ऑफ टाइम, बस वो प्लस वाला ही 31 होते ही फिर एंट्री बंद, तो वो निक, जैसे वही है लगभग, ये सेम ही मीनिंग देते हैं दोनों। क्या कह रहा है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम संभव क्षण जो होता है वही 9:30 वाला, एट द राइट मोमेंट टाइम, बिल्कुल 9:30, मतलब आपको कह रखा है परमिशन लेटर पर लिखा है कि 9:30 बजे एंट्री होगी, तो वो जो राइट टाइम है 9:30 वो, क्योंकि इसके बाद होते ही दुकान क्लोज। तो ये बात याद रखना, 11th आवर तो एन मौके की बात करता है, थोड़ा सा ही उससे अलग कह सकते हो, ये बिल्कुल वो टू द पॉइंट वाला टाइम, निक ऑफ द टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं, ब्रेक द आइस। अगला बिंदु है हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक यानी तोड़ना, आइस, देखो आइस का वैसे यहाँ बर्फ से नहीं है, आपको पता है कि जो कहावत मुहावरे हैं उनका लिटरल शाब्दिक अर्थ अलग रहता है, हमें सिर्फ उससे थोड़ा सा अनुमान लगाना है, रट के नहीं होगा। तो अनुमान लगाना है कि बर्फ तोड़ना, तो ये संदर्भ देता है कि दो व्यक्ति बैठे हैं हॉस्पिटल में, मान लीजिए किसी काम से है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, और जानते ही मान लो चुपचाप बैठे, तो कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। कितनी देर चुप रहेंगे, बोलना तो पड़ेगा। तो ब्रेक यानी तोड़ना, आइस यानी चुप्पी का संदर्भ, चुप्पी तोड़ना, बातचीत चालू करना। भाई दो जने असहज हो रहे हैं, ऐसे मतलब ठीक है आपस में बोलचाल नहीं हो सकता, भाई जैसे कोई ऐसा रिश्ता हो जिनमें बातचीत कम होती हो, तो कोई ना कोई तो बोलचाल शुरू करेगा। तो वो जो चुप्पी तोड़ना है, जो बातचीत चालू करना है, उसको क्या कहते हैं, ब्रेक द आइस। अरे मुंह में बर्फ जम गई है क्या, बोल मेरे अंकल, तो वो बर्फ तोड़ना, चुप्पी तोड़ना यानी बोलने लगना। भाई मान लो हमारे बगल में कोई बैठा है, बेचारा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है कि यार इससे कैसे बात करूं, तो अगला खुद ही, और बेटा कैसे हो, तो ये जो चीज है ब्रेक द आइस कहलाती, मतलब जो, ठीक है ना, बातचीत करना, प्रारंभ करना, चुप्पी तोड़ना। जैसे इनिशिएट, प्रारंभ करना कुछ बातचीत से संदर्भ, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत प्रारंभ करना, टू मेक समवन मोर रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल, भाई हमारे पास कोई बैठा है हम बोल नहीं रहे तो बेटा अनकंफर्टेबल हो गया, तो उसको क्या करना, कंफर्टेबल फील कराना, रिलैक्स्ड। टू रिमूव, टू रिमूव हेजिटेशन, हेजिटेशन होता है हिचकिचाहट, तो अगले बंदे में जो हिचकिचाहट है वो भी दूर करना। देखो आप जब बातचीत चालू करोगे तो उसकी जो हेजिटेशन है वो भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो इस तरीके से ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत करना, प्रारंभ करना, चुप्पी तोड़ना, है ना, अगले को रिलैक्स फील कराना, उसकी हेजिटेशन दूर करना। आगे बढ़ते हैं बेटा, बस अपना आज का सेशन होगा बहुत बढ़िया, रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। रिजल्ट का पता कैसे चलेगा, छोटे से टेस्ट से, और टेस्ट कौन बनाता है, जो एग्जाम में आते हैं उन्हें वही क्वेश्चंस करवाता हूं मैं, ताकि इस बच्चे को पता रहे अपन जो पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, पूरा प्रॉपर काम होना चाहिए। अगला देखो है यहाँ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक यानी वैसे तो मुर्गे को कहते हैं मुर्गा, और बुल यानी बैल, मुर्गा और बैल की कहानी। अब देखो कछुए खरगोश की सुन ली, शेर चूहे की सुन ली, साली ये कौन सी कहानी जो कभी ध्यान में ही नहीं आई। इसका मतलब मुर्गे और बैल की कहानी, कहानी का मतलब है कोई कहानी नहीं, कुछ भी चेप दिया, यानी कि मनगढ़ंत कहानी, कोई बेतुकी कहानी। भाई आपको, जैसे मान लीजिए मेरी कक्षा में कोई विद्यार्थी आता है, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत उसको जानता हूँ, उसको नहीं पता ये बात मुझे पता है, और मैं उससे पूछ लूँ बेटा कल क्यों नहीं आया, वो कह दे कि सर मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी मैं हॉस्पिटल चला गया था, जबकि मैं जानता हूँ वाइफ तो छोड़ो, इसकी सगाई तक के मामले खत्म है अभी। तो ये जो कहानी उसने बनाई है वो कैसी कहानी है, कॉक एंड बुल स्टोरी, अ स्टोरी दैट इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, अनरियल, जो साफ पता है कि एकदम सही नहीं है, गलत है कहानी, फिर भी बंदा बोल रहा है कि पत्नी वाइफ का जो है इलाज कराने। कौन सी वाइफ, तेरे को तो जो लड़की वाले देखने आ रहे हैं दोबारा उनकी सिर्फ खबर ही आ रही, वो ही नहीं आ रहे, साफ कह रहे हैं कि भैया हमें तो दिखा दिया है, हमने तो आंखें धो ली, किसी और के मोतियाबिंद मत करवाना। और वो कह रहा है मेरी वाइफ, कौन सी वाइफ, लड़कियां बगल से नहीं गुजर रही हैं, 2 किलोमीटर दूर से निकल रही हैं। तो ये कहानी कैसी हो गई, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से झूठी, नकली। स्पेशली वन गिवन एन एज एन एक्सक्यूज, जो कोई बहाने के रूप में बोलता है वो मनगढ़ंत कहानी। जैसे आपने कह दिया भाई कल लेट क्यों आया था, वो सर मेरी क्या है कि फाटक बंद हो गई थी, कौन सी फाटक, तू तो पैदल आता है,
तेरे पास गाड़ी थी क्या? तो ऐसी कहानी, और इम्प्रोबेबल सिचुएशन या एब्सर्ड स्टोरी यानी बेतुकी कहानी, ठीक है ना, तो उसको अपन कहते हैं कोक एंड बुल स्टोरी। तो ये चीजें देखो तर्क से याद हो सकती है, ऐसे रटंत विद्या देखो बेटा ना तो काम आपका बनाएगी ना बनने देगी, इसलिए मैं उन चीजों पर विश्वास नहीं करता। आगे बढ़िए, नेक्स्ट और लास्ट आज के लिए, प्ले, खेलना, फास्ट, तेजी से, लूज यानी ढीला। मतलब ये कह रहा है कि दिखने में तो कोई चीज फास्ट है लेकिन है कैसी, वो ढीली। ये थोड़ा सा अच्छे से समझना, इसके क्वेश्चन अब आने की बहुत चांस, ये पहले बहुत एग्जाम में आता था। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब है कि दिखने में तो तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे बहुत फास्ट हो, लेकिन हो तुम बिल्कुल ढीले यानी बेईमानी टाइप का। कहना, कथनी और करनी में अंतर। मतलब कहने को तो फास्ट खेल रहा है लेकिन है वो कैसा, ढीला। इसका संदर्भ लेते हैं, टू से वन थिंग यानी कहता एक चीज है और करता दूसरी है, तो ये तो बेईमानी हुई ना, कहना कुछ और करना कुछ। टू एक्ट इन एन अनरिलायबल यानी अविश्वसनीय काम करना, बिना जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी वाला, अनैतिक तरीके से। यार सीधी सी बात है, कोई आपको कह रहा है कि मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा और आप उस पर भरोसा कर लीजिए, तो गलत काम हो गया। तो ये ठीक वैसे ही है, प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब ये होगा कि कुछ और कहना और करना कुछ और। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। आपका प्यार अगर बना रहा तो ये रेगुलर सीरीज लाके और 15 दिन में ये वाला कंप्लीट कर देंगे। आप चाहे रीट दें, पटवार दें, वीडियो दें, चाहे कभी नाम भी नहीं सुना हो इनका, किसी भी एग्जाम में सब में इलाज हो जाएगा। अब चलते हैं, छोटे से क्विज की बारी आती है, तो देखते हैं आप कितना बढ़िया कर पाते हो। कोशिश रखो कि भाई पन्ने नहीं पलटो, इधर उधर देख के नहीं उत्तर दो, ठीक है ना। तो हमने 20 पढ़े हैं, ठीक है, इनको सिर्फ पढ़ना है लगन से, रटे नहीं जा सकेंगे, ट्रिक्स काम नहीं करती हैं एग्जाम में। अब देखते हैं हमारा सवाल। तो सबसे पहले आ जाइए पहले नंबर के सवाल पर। ये सब सवाल पिछले साल के ही हैं, पिछले या इस वर्ष के शुरुआत के दिनों के। तो आपके पास पहले सवाल का जवाब देना है आपको। इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब, प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ये एग्जाम्स के ही है, एग्जाम में ऐसे ही पूछता, इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब क्या है? जब टाइम खत्म हो जाता है, जब उनको टाइम चाहिए होता है, बिल्कुल एकदम सही सही मौके पर। मैंने कहा था 9:30 का उदाहरण दिया था, एक्सीडेंट के बाद। अब ये तो ऑप्शन आपको दिख रहा है कोई मतलब का नहीं है। जब उनको टाइम चाहिए ना, जब टाइम खत्म, देखो सबसे बेस्ट आंसर तो ये है। हाँ अगर ये नहीं होता तो अपन ये भी कर लेते, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है? जस्ट एट द राइट मोमेंट, इन द निक ऑफ द टाइम, बिल्कुल एकदम सही टाइम पर। चलो बढ़िया है, कोशिश करते हैं अगले की। देखिए वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं मन में, रटना इलाज नहीं है। मैं तो बस आपको 10-15 वीडियो में ही पूरा इलाज कर दूंगा, जितने भी है आपका काम बन जाएगा, औरों से हमें कोई मतलब नहीं है। अगले प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। ब्लोइंग, मैंने बताया था ना, बजाना, फूंकना, अपनी ही पीपूड़ी, यहाँ वंस लिखो, हिज लिखो, योर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपनी ही पीपूड़ी बजाना, याद आया, एमएलए रुक गया था, गाड़ी आ गई थी, याद करो जमाना बेटा, उत्तर सोचो, सोचो बढ़िया से, देखे क्या जमा करता है। प्रशंसा करना, क्या पता यार, थोड़ा बहुत याद है। खुद की बांसुरी, नहीं बेटा ये तो अलग ही अर्थ होता है ना, बांसुरी थोड़ी बजाने की बात कर रहा है। एजोल्टेड, हमला करना ना। समथिंग इम्प्रोबेबल, असंभव कुछ नहीं, बिल्कुल गलत। सही उत्तर है प्रेजिंग हिमसेल्फ, खुद की प्रशंसा करना, बढ़ाई करना। बहुत बढ़िया प्रयास, शानदार। चलिए तीसरा प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन मैंने बच्चों को बहुत बढ़िया से काम करके दिया है। सिर्फ 250-250 के अंदर से ही पूरे पेपर के 4-4 मिलवाए हैं मैंने, और चाहे तो मेरे ग्रुप पे भी आप पहले का देख सकते हैं। अगले के लिए प्रश्न, अगला प्रश्न देखो आप। द इडियमेटिक फ्रेज, ये जो फ्रेज है कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब क्या है? जरा प्रयत्न करके देखें आप अपना, देखिएगा, देखें उत्तर कितना बढ़िया दे। और अगर उत्तर थोड़े बहुत भी सही जा रहे हैं, मैं कह दूं कमाल हो तुम, एक नंबर काम चल रहा हमारा, कोई चुनौती नहीं दे सकता अपने को इस मामले में। चलो, कॉक एंड बुल स्टोरी, मैंने कहानी सुनाई थी कि यार कछुए खरगोश की सुन ली, ठीक है, सब सुन लिए, साले ये कॉक बुल कहां से आया? नकली कहानी, बोल्ड यानी बहादुरी की कहानी नहीं, एक विक्ट्री, जीत, विजय मतलब जीतने का कोई जश्न नहीं, सही कहानी, रियल नहीं, अनरियल, नकली कहानी,
अनरियल स्टोरी, अरे वही भाई मेरी पत्नी का इलाज कर, कौन सी पत्नी, सगाई के नाम निशान नहीं है। अनरियल, क्या बात है, आपके जो मन में उत्तर आ रहे हैं तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं। चलिए अगला प्रयत्न देखते हैं आपके लिए। नेक्स्ट, आ जाइए अपने अपने उत्तरों के साथ। ठीक है, मन में उत्तर सोचे, मजा इसी को कहते हैं पढ़ने का। घास नहीं काटना है, बढ़िया ईमानदारी से पढ़ते जाओ। मैं कह रहा हूं कहीं आते जाते ईयरफोन लगा के भी ये बातें सुन ली आपने तो भी याद रह जाएगा। दूसरा तरीका उपलब्ध नहीं, लोग भाग जाते हैं छोड़ के। रीट में सवाल आते हैं, लोग पढ़ते ही नहीं है, फिर कहते हैं सिलेक्शन। कहाँ से सिलेक्शन, तुमने पूरा सिलेबस तक नहीं देखा। अपने एलडीसी में, सीईटी में, वीडियो पटवार में जम के आते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो मैं मेरी मेहनत को डबल कर दूंगा, ट्रिपल। कोई समस्या आती हो आप कमेंट में करें, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। आगे बात करेंगे। द ईडियम ब्रेक द आइस मीन्स, याद करो, मुंह में बर्फ जमा रखी है क्या, चुप्पी तोड़ना, किसी की हिचकिचाहट दूर करना, बात शुरू करना, बोलो कौन सा है कौन सा है। देखो ये तो सीधी बात है कि ड्यू यानी ओस हटाना और कचरा हटाना, ये तो सीधे बित गलत है। किसी की बेइज्जती करना, ये भी नहीं होगा। किसी की बेइज्जती करना, तो ये तीनों ही नहीं होंगे। आई बात समझ में। हमारा एकदम करेक्ट उत्तर कौन सा है, ये वाला। क्या बात है बच्चों, आपके विचार एक नंबर, शानदार उत्तर दे रहे हो आप। यही देख लो आप, ये 20 भी आने वाली परीक्षाओं में 20 में से भी उत्तर प्रश्न मिल जाएंगे। आप बिल्कुल इस बारे में बेफिक्र। पूरा रिसर्च करके काम करता हूँ और उसी काम की बदौलत है आज लाखों बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। और अब समय निकाल के अलग से, मेरे पास अलग टाइम नहीं, फिर भी मैं ऑनलाइन उतरा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करने। अगले पे बात करते हैं। हैविंग नो आर्ग्यू, देखो अंडरलाइन दे देगा, सीधी सी बात ये रहा। फिर भी पूरा वाक्य पढ़ने में अपने कौन सा घाटा है यार। हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, अब उसके पास कोई तर्क नहीं था मेरी बातों से या किसी की बातों से विरोध करने का, इसलिए उसने शुरू कर दिया क्या, बीट अबाउट द बुश, झाड़ी से चूकना, मुद्दे से हटकर बात करना। याद आ रहा है तो जल्दी जल्दी उत्तर सोचो। भटकना रोड पर नहीं, गंदी तरीके से बात करना नहीं, और घुमा फिरा के, ये थोड़ा जम रहा था। मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट रेफरेंस, मतलब कि चीज जो है उससे अलग बात करना। अगर ये नहीं होता तो ये भी बेस्ट आंसर होता। सही उत्तर सी है। सी ना होता तो आप ये भी कर सकते थे। ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। अगर आपने इससे से ज्यादा शेयर किया तो मैं आपकी वर्ड मीनिंग की सारी समस्याएं सॉल्यूशन कर दूंगा। आपने मुझे देखा, इनको थोड़ा तसल्ली से देखें, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और इसका रिजल्ट परीक्षा में दिखेगा, अंततः रिजल्ट दिखना है और रिजल्ट मेहनत का ही दिखेगा। तो आज इतना ही। अगली क्लास से आप जुड़े रहें लगातार, ग्रामर वाला सेक्शन हमारा अलग चल रहा है। थैंक यू।